दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा छुट्टियाँ। मेरी सेमेस्टर की छुट्टियों के दौरान मैंने अपने दो दोस्तों को अपने पहाड़ी गांव में ले जाने का वादा किया था। दुर्भाग्य से वहाँ उन्हें ले जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। हमने पूरा दिन मेरी दादी के कमरे में जाकर ट्रूथ और डेयर खेलने में बिताया, जबकि मैं ट्रैकिंग और घूमने फिरने में अपना दिन बिताना था। वहाँ मेरे कजन्स वगैरह भी आए हुए थे, तो हम सभी बहुत मज़े किए और कहीं जाने का ख्याल हम उस दिमाग से निकाल चुके थे। जब मेरे गांव में बारिश होती है तो सब भी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि बारिश ने पहले ही मेरे गांव में बहुत तबाही मचाई है। अब चूंकि एक गहरा अंधेरा गांव है, बिजली यहाँ अक्सर गायब भी रहती है। गांव में प्रवेश करने से पहले ही फ़ोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं, तो तुम किसी को कॉल लगाने की सोच भी नहीं सकते। और जाहिर है, सूर्य सीधा दिन के समय ही केवल अपनी रोशनी से पूरे गांव को चकाचौंध करके रखता है। इसके अलावा सन्नाटा और अंधेरा भरा रहता है, कुल ब्लैकआउट। लेकिन सच बताऊं, ये चीज़ अच्छी भी लगती है। शहर के जीवन की परेशानियों से दूर, मानसिक अव्यवस्था और सबसे अधिक ताज़ा हवा में सांस लेने का मौका केवल यही मिलता है। रात के खाने के बाद करीब 9 बजे हर कोई घर में अपनी बातों में व्यस्त हो रखा था। दादी माँ अपने जीवन की कहानियों को बड़े मज़ेदार ढंग से हम सभी को बता रही थी। मेरे दोस्त को हल्के होने की लगी। तो अब आगे सुनिए कि क्या होता है। बाहर सब कुछ भयानक अंधेरे की चादर से ढका हुआ था। खिड़की से बाहर देखते देखते को कुछ जुगनू ही उस अंधेरी रोशनी में नजर आते दिखते। कोई भी वहाँ ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रुकना चाहेगा, और गांव में अक्सर बाथरूम की जगह बाहर ही बनाई जाती है। यहाँ शहरों की तरह नहीं होता। यहाँ पर अपने कमरे के बेड से निकलकर केवल 5 मिनट की दूरी पर हम खुद को हल्का करते हैं। तो मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया और उसकी तरफ पीठ करके सीधा खड़ा हो गया। इसी बीच उसने अपना काम करना शुरू किया। वह सीटी बजाते हुए खुद को हल्का किए जा रहा था, और उसके बाद जब हल्का हो गया तो हम बस वहाँ हवा का आनंद लेते हुए चांद की बातें करते हुए घर जाकर सीधा सोने की बात करने लगे। अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और घाटी के पास रखी किसी चीज़ की ओर इशारा किया। एक चमकदार सफ़ेद रोशनी खेत के ऊपर उड़ रही थी। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोशनी किसी इंसान के आकार की नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कुछ बड़ा सा कोट जैसा पहना हुआ है, अपना सर छिपाया हुआ है, फिर कुछ ऐसा जो बिना सर के हवा में झूल रहा है। हम बस उसे बिना पलक झपकाए देखते जा रहे थे, जब तक वो हमारी आंखों के सामने से गायब नहीं हो गया और पीछे पड़ गया। वो दो मुख चिल्लाती हुई आत्माओं को, जो कि एक दूसरे की डरी हुई धड़कनों की आवाज़ें साफ सुन सकते हैं। हमने एक दूसरे से बात नहीं की और चुपचाप घर के अंदर चले गए। मेरा दोस्त तेज़ी से सोने वाले कमरे में चला गया। उसने एक कंबल पकड़ा, मेरे दूसरे दोस्त के पास में जाकर बैठ गया। मैं भी सोच रहा था कि आखिर बाहर क्या था, क्योंकि हम ना तो नशे में थे, ना ये एक भ्रम था। क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं निकला था, तो चांद की रोशनी तो वहाँ हो ही नहीं सकती, और पूरा गांव सो रहा था, तो किसी भी तरह के प्रकाश की कोई संभावना नहीं है। इसलिए पूरी घटना बस मुझे परेशान कर रही थी। इन सब के बीच माँ भाप गई कि कुछ सही नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने पूरी घटना सुना दी। अंत में मैंने निष्कर्ष निकाला, माँ मुझे लगता है यह कुछ अलौकिक था। मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हमने जो देखा उसने मुझे गलत साबित कर दिया। माँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने ज़रूर भ्रम हुआ होगा, या फिर तुम्हारी टॉर्च की रोशनी जली रह गई होगी। तभी मेरा दोस्त बीच में बोलता है, मित्र नहीं आंटी, मैंने टॉर्च बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन वो भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जो भी देखा था सब साफ साफ देखा था। दादी कमरे में आती है, हाथ में हलवा लेकर। माँ कुछ भी नहीं, बच्चों ने घाटी के पास कुछ रोशनी जैसी देखी। आप बता सकती है कि वो क्या हो सकता है? दादी ओह, मैंने कभी कभी देखा है उसे, शायद उसके दादाजी है वो। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकती हूँ, पर शायद वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। वह घूमता है और लौट जाता है। माँ पिताजी, मैं क्यों आया इस गांव में? उसका मित्र कहता है, अंकल आंटी और कजन्स का कोई रिएक्शन नहीं। भगवान जाने उन्होंने कितनी बार इस चीज़ को देख लिया। दोस्त मेरी ओर देखता है।
मैं चल अंदर चलते हैं, ट्रूथ और डेयर खेलते हैं हिम्मत करके। हमने उस रात उस बात के बारे में एक दूसरे से बात नहीं की, ना ही मैं हल्का होने गया जबकि मुझे जोर की लगी थी। मैं आपसे मिलूँगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मोड़। रात का शायद दूसरा पैर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक के लगने की आवाज़ आई। कर गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई, कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहाँ जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ रक्त ही रक्त था। उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें ये बताते हुए बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उनकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब भी ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम अविनाश है। वैसे तो मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल पड़ता हूँ, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए। सब ने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा है। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम? शशांक ने सीधा मुझे वहाँ के फ़ोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन ही वहाँ कब जाऊँ ऐसे कर रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार को प्लान बनाया। हम सब शशांक की ही गाड़ी में निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा, बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर जाकर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतर कर ज़रा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहाँ से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला ये तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है, उसमें आस्था रखता है, वो इस बात को ज़रूर मानेगा। मैंने बहुत बार सुना है, कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे या नहीं, कोई अनहोनी ना होने वाली इसका आदेशा थोड़ा सा लग ही जाता है। लेकिन हमने इन बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बैठने को बोला और मैं पीछे जाकर लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर जा चुके। रास्ते में रुकने का सोचा, लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने के प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। हमें काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया। घना जंगल और पहाड़ के दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था। अचानक शशांक ने ब्रेक्स लगाए। मेरा हर सर सीट से टकराया। क्या हुआ शशांक? अगले सिर फूट जाता। क्या ज़रूरत थी जोर से ब्रेक लगाने की? शशांक, शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आती हुई दिखी। हमने उससे बेलापुर के रास्ते से गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करें, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मेरे पास के गांव में बाजार के लिए आई थी, अब वापस जाने के पैसे नहीं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। शशांक ने सीधा नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत के लिए लिफ्ट, वो भी गांव में, यह बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई, रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको शशांक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी का लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होता है।
वो बोला, भैया ज़रूरत है, इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते से पैदल ही जाते हैं। रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ अकादम को और शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। आप शायद नहीं जानते। संभल कर रह गया। गाड़ी चल रही थी, हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे, उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदम को और शेर ने लोगों को कैसे मारा। उनकी बातों से लग रहा था कि लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हम सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी कि उनकी बातों में सब भूल गए कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे, रास्ता था जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में बात आई। उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में, लेकिन अभी तक आया नहीं। खास बात यह थी कि हमने उस गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक ने सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकालती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पेट दर्द कर रहे हैं बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखा। तभी झाड़ी में से एक भेड़िए की चिल्लाने की आवाज़ आई। हमको पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ की बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम रास्ते से भटक गए, काफ़ी देर से घूमे, लेकिन बेलापुर से नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफ़ी बूढ़ा था, इसलिए हमने उसको बाबा का बूढ़ा बोला। कौन औरत बेटा? इतने में शशांक बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वह तो कोई औरत नहीं थी। अब शशांक को संभलना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वह कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाते। तभी वो आदमी पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते में मिली, तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी। हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई, शायद उधर की चली गई। बाबा ने हाथ से कुछ निकाला और सबके सर के ऊपर से घुमाया। कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो कोई औरत नहीं, उस मोड़ पे जो मौतें होती है बस वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में है, वहाँ जाओ। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा हो। वह बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोंपड़ा था, वह आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई। वह बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। जो चुड़ैल ने आज तक बहुत जान ली है, वो ऐसे किसी का रास्ता रोकती है। आदमी उसकी मौत सामने वाले मोड़ होती है। ये किस्सा सालों से चलता आ रहा है। मौत पे किस्सा सबका बस चलता है भला, लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने कहा, वो उसको क्या पता है, उसको बस बदला लेना है। उसका किसी ने मदद नहीं की। सुना है रास्ते से जा रहे थे, उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात को होने तक घर नहीं पहुंच पाई। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से आने वाले को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मारती है। हम सबकी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। वह बूढ़ा बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं खेत पे आया तो उस डायन ने पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आज तक जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत किसी की नहीं थी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी से तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। सबसे पहले हम तो बच गए, इसी बात का शुक्र हम लोग मना रहे थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना। अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।